सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट लाहौर चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 18, जिसका शीर्षक है तरह तरह के घर। और पाठ को प्रारंभ कर रहा हूँ इससे पहले आपको मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सब्सक्राइब करने से जैसे ही कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास तुरंत उसकी सूचना आ जाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें। तो हमारा पाठ 18 है तरह तरह के घर। आप जानते हैं कि घर क्या होता है। हम सब घरों में ही निवास करते हैं। अब घर मनुष्यों के भी होते हैं और घर जानवरों के भी होते हैं। अब जानवरों के जो घर होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, क्योंकि जानवर अब उस घर को कोई ईंट से कोई पत्थर से बना तो सकता नहीं है। लेकिन कई ऐसे पक्षी जरूर होते हैं जो अपना घर बनाते हैं और उसको कहते हैं हम घोंसला। तो पक्षी मनुष्य जहाँ रहते हैं, जहाँ पर वो विश्राम करते हैं, उसको कहा जाता है घर। तो इस पाठ में हम मनुष्य किस किस प्रकार के घर बनाते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस पाठ को आगे प्रारंभ करते हैं। अब घर भी कई प्रकार के होते हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। कई कच्चे होते हैं, कई पक्के होते हैं, कोई झोंपड़ी के रूप में बने होते हैं, कोई आलीशान मकान बने होते हैं, कोई 1 मंजिल का होता है, कोई 3-4 मंजिलों का होता है। तो अपने आसपास आपने बहुत से मकान देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो ध्यान से आप देखिए, अपने आसपास के मकानों को देखो। कुछ मकान तो इसमें कच्चे होते हैं और कुछ पक्के होते हैं। कुछ मकान 1 मंजिला तो कुछ बहुमंजिले होते हैं। इन मकानों को बनाने में कई प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है या कई प्रकार की सामग्री की हमें ज़रूरत होती है। अब कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक और सुंदर बनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सोचना है और बताना है। और क्या बताना है ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सोचिए और बताइए कि अपने आसपास के मकानों को आप देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। यदि आपने किसी बनते हुए मकान को देखा है तो आप इसमें और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो फिर मकान में क्या क्या सामग्री लगी हुई है उसके अनुसार आप थोड़ा सोचोगे तो फिर आप कुछ इसमें बता सकते हैं। चलिए मैं आपकी इसमें सहायता कर देता हूँ। पहला प्रश्न है, अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। ये प्रश्न नंबर 1 है। तो इसका उत्तर होगा, इन मकानों को बनाने में ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहे के सरिये आदि का उपयोग हुआ है। ये इसकी मुख्य सामग्री है। ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहे के सरिये, फिर मिट्टी भी इसमें लगती है और लकड़ी का भी उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ मिलती है। ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, ये सामग्री बाजार में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मिलती है। कुछ सामग्री ऐसी है जो स्वयं ही जंगलों या अन्य स्थानों से जुटानी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, इन मकानों की छतें किस प्रकार की है। इसका उत्तर होगा, इनमें से कुछ मकानों की छतें सीमेंट, कंक्रीट व लोहे के सरियों से बनी है, जबकि कुछ मकानों की छतें खपरेल की बनी होती है और कुछ मकानों की छतें लकड़ी और मिट्टी की भी बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है, आपके मकान को बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसका उत्तर होगा, हमारे मकान को बनाने में ईंट, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, आपका मकान आपको सर्दी, गर्मी व बरसात से कैसे बचाता है। इसका उत्तर होगा, हम सर्दी, गर्मी व बरसात में अपने मकान के अंदर रहते हैं। ऐसे में मकान की छत व दीवारें सर्दी गर्मी के प्रभाव को हम तक पहुंचने नहीं देती
और मकान हमें सर्दी, गर्मी व बरसात से बचा देता है। अगला प्रश्न है, आपके मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की क्या सुविधा है? इसका उत्तर होगा, हमारे मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की व्यवस्था के लिए खिड़कियां व दरवाजे बनाए गए हैं तथा मकान के बीच में आंगन है जिसमें प्रकाश व हवा आसानी से आती रहती है। अब इसमें एक शब्द है आंगन। तो आंगन का मतलब होता है घर के बीच में जो खुली जगह रखी जाती है उसको कहा जाता है आंगन। मकान कच्चा या पक्का कैसा भी हो, उसमें शुद्ध हवा व रोशनी की पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अब आप अपने विद्यालय का भवन देखिए, उसके दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होते हैं जिससे रोशनी के साथ शुद्ध हवा का भी आवागमन होता रहता है। किसी भी मकान में दरवाजे और खिड़कियां आमने सामने होने से हवा क्या है, क्रॉस कर जाती है। हवा की क्रॉसिंग, हवा का आवागमन अच्छी प्रकार से हो जाता है और उस मकान में फिर हमें स्वच्छ और शुद्ध वायु मिलती रहती है। अब तरह तरह के मकान देखिए आप। ये रेगिस्तानी क्षेत्र का मकान है। अब इसमें देखिए, ये झोंपड़ी बने हुए हैं। ये इसको कहते हैं हम झोंपड़ी। और ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र यानी जहाँ बालू मिट्टी की अधिकता होती है, वहाँ इस प्रकार के मकान आपको दिखाई देते हैं। फिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान, ये शहरों में इस प्रकार की कॉलोनियाँ बनाई जाती है तो उनकी विशेषता होती है कि उनमें एक जैसे मकान बनाए जाते हैं। तो कोई हाउसिंग बोर्ड के मकान है या कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट रूप से भी कॉलोनी को बनाता है तो वो एक जैसे मकान बनाता है। तो ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान के आपको एक स्वरूप यहाँ पे दिखाई दिया है। अब ये देखिए बहुमंजिला मकान। जो बहुमंजिला मकान होता है उसमें एक मकान होता है, उसके ऊपर फिर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, इस प्रकार से एक एक मंजिल उसके ऊपर बनी हुई होती है। इस प्रकार के मकान को कहते हैं बहुमंजिला। इस प्रकार के जो मकान होते हैं ये लगभग बड़े शहरों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन आजकल छोटे छोटे शहरों में भी लोग बहुमंजिला मकान बनाने लग गए हैं और गांव में और छोटे कस्बों में भी 1 मंजिल 2 मंजिल तक के मकान बनाए जाते हैं। लेकिन 10 मंजिल 15 मंजिल या इससे जो बड़े मकान हैं ज़्यादा मंजिलों वाले, वो हमें बड़े शहरों में या महानगरों में देखने को ही मिलते हैं। अब ये तरह तरह के हमने मकान देख लिए। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब ये भवन निर्माण करते हुए कारीगर और श्रमिक। ये देखिए, ये मकान को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले मकान की नींव डाली जाती है। नींव बनाने के लिए पहले ज़मीन को खोदा जाता है और उस जिस प्रकार की जो दीवार होती है, वो दीवार जो जितनी आपको ज़मीन से ऊपर दिखाई देती है, 2-3 या 4 फुट तक वो ज़मीन के अंदर भी दबी हुई होती है, उसको कहते हैं नींव। और उससे नीचे कुछ मजबूत सामग्री, कोई पत्थर है और है, वो डाल के उसको थोड़ा पक्का बना देते हैं ताकि जो दीवार है वो नीचे धंसे नहीं। अब आपको इसमें भवन निर्माण करते हुए कारीगर और श्रमिक आपको दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये कोई अपने ऊपर जो उन्होंने ले रखा है, ये सामग्री ढोने के लिए बर्तन ले रखा है, इसको बट्ठल कहते हैं। और इसमें एक ये महिला मिट्टी डाल रही है और एक ये ऊपर इसके मिस्त्री के पास में ही एक मज़दूर चढ़ा हुआ है और मिस्त्री एक एक ईंट लेकर गारे में या सीमेंट में इनकी चिनाई करता जा रहा है। और यहाँ पर एक ये खिड़की भी यहाँ पे बनाई हुई है, ये रोशनदान के लिए या हवा के आवागमन के लिए इन्होंने खिड़की का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था मकान की ऐसी होती है, फिर पूरा बनकर एक सुंदर मकान तैयार हो जाता है। अब आप बताइए, कुछ मकानों की छतें तो कवेलू यानी खपरेल और बांस की बनी हुई होती है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। तो कुछ मकानों की छतें तो कवेलू या खपरेल से बनी होती है। और इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधा रहती है, ये आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। कवेलू या खपरेल और बांस की बने छतों वाले मकानों में रहने वाले लोग
सर्दी व गर्मी व बरसात से आसानी से बचाव कर सकते हैं। खपरेल से बनी छतें ढालू बनी होती है, यानी ढलान के रूप में होती है, और जिस पर रेगिस्तानी इलाकों में धूल भी नहीं जमती है, और पानी गिरता है तो वो पानी तुरंत ही नीचे बह जाता है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब दूसरा प्रश्न, रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियाँ चलती है। अब रेगिस्तानी इलाका कौन सा होता है? जहाँ बालू मिट्टी की अधिकता होती है, वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती है। ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती है? इसका उत्तर होगा बालू छतों पर धूल नहीं जमती। इसमें इस प्रकार के मकानों में रहने वाले लोगों को रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियों से बचाव में मदद मिलती है। तीसरा प्रश्न है, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है, वह कौन सी सामग्री दूसरे क्षेत्रों से आपके यहाँ पर आती है? तो इसका उत्तर होगा मकान बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, बांस, खपरेल, लकड़ी आदि हमारे क्षेत्र में मिल जाते हैं, लेकिन हमें सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, पत्थर आदि दूसरे क्षेत्रों से मंगाना होता है। जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ मकान की दीवारें व छतें भी पत्थरों की बनाई जाती है। अब मकान बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उस क्षेत्र में जो सामग्री मिलती है ज़्यादातर उस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाता है वहाँ मकान की दीवार भी पत्थर की बनेगी, छत भी पत्थर की बनेगी, और जहाँ पत्थर नहीं मिलते वहाँ मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती है। आजकल लोहे के सरियों के ढांचे में सीमेंट व कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती है, यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और सीमेंट, इसका एक मिश्रण बना लेते हैं, वो कहलाता है सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण, जिसे आरसीसी की छत भी कहते हैं। जंगलों के आसपास व पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होने से मकान बनाने में लकड़ियों का उपयोग अधिक किया जाता है। आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में ज़मीन कम और लोग अधिक हो जाते हैं, लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए, इसलिए मकान पास पास बनाए जाते हैं, और इसी कारण बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान भी बनाए जाते हैं। अब जो आगे चित्र है इसमें बहुमंजिला मकान इसमें दिखाया जाएगा। इसमें मकान की छत एक ही होती है। इसी प्रकार सीढ़ियों व लिफ्ट का उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। लिफ्ट यानी एक बिजली से चलने वाला यह यंत्र होता है, और जिसमें कई बार तो सीढ़ियाँ भी ऊपर चलती हुई दिखाई देती है, और कई बार लिफ्ट के रूप में ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक उठ जाते हैं, और जहाँ पर जाना होता है बटन वगैरह की उसमें व्यवस्था होती है। जिस मंजिल पे जाना होता है वो बटन आप दबाइए और सीधे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ने की बजाय मशीन के द्वारा उस मंजिल में पहुँच जाते हैं। उसको कहते हैं हम लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। कुछ लोग गांव से शहर में आकर क्यों रहते होंगे, और शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? अब आपको इसके उत्तर हमें देने होते हैं। तो कुछ लोग गांव में शहर रोजगार की तलाश में तथा कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहते होंगे। और दूसरा प्रश्न है, शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा शहर में ज़मीन कम होती है तथा रहने वाले लोग अधिक होते हैं, अतः सभी को मकान उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। तो ये पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, शहर में जमीन की कमी का भवनों के आकार और विस्तार पर क्या प्रभाव दिखाई देता है? शहर में जमीन की कमी के कारण भवनों का आकार छोटा और विस्तार सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुमंजिला मकान में रहने वाले लोगों को क्या सुविधा रहती होगी? इसका उत्तर होगा बहुमंजिला मकान में एक साथ कई परिवार रहते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा सभी लोगों को एक साथ पानी, बिजली आदि की सुविधा सरलता से उपलब्ध कराई जा सकती है। अब प्रश्न नंबर 5 है, बहुमंजिला मकान भी सभी मकानों की एक ही छत होती है, वे सभी एक छत का उपयोग किस प्रकार से करते होंगे? इसका उत्तर होगा बहुमंजिला मकानों में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ही छत होती है, इसलिए वे सभी लोग इसका उपयोग मिलकर करते होंगे, और या जिसका मकान सबसे ऊपर होता है, जिसकी छत होती है, वही उस छत का उपयोग करता है, बाकी के लोग उपयोग नहीं करते, या फिर मिलजुल कर उसका उपयोग करते होंगे।
सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग मकान अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुसार बनाते हैं। तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तो कुछ कच्चे पक्के होते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए गए हैं, जिसका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना होता है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता व क्षमता के अनुसार मकान मिल जाते हैं। हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाकर देता है। अब इसमें एक प्रश्न आया है, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं? बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, जिनके पास खुद का घर नहीं होता सरकार उनके लिए सामूहिक घर, जिसको रैन बसेरा कहते हैं, की व्यवस्था करती है। ऐसे घर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उसमें इस प्रकार के रैन बसेरों की आवश्यकता बहुत होती है और उसकी उपयोगिता भी होती है। अब अगला है सामूहिक घर यानी रैन बसेरा। सरकार बेघर लोगों के लिए, बेघर लोग जिनके पास घर नहीं होते, अब इसमें जिन लोगों के पास किराए के घर होते हैं उनको बेघर नहीं कहेंगे। जिसके पास न किराए का होता है न अपना होता है, किसी प्रकार का घर नहीं होता, उसे कहेंगे बेघर। तो सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है, जहां उन्हें ज़रूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी मिलता है, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पहनने के कपड़े तो उनको नहीं मिलते, ओढ़ने बिछाने के मिल जाते हैं। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। रैन बसेरे सार्वजनिक स्थान जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। अब पता कीजिए और बताइए कि आपके आसपास कहीं रैन बसेरा हो तो पता करो कि क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं क्या। बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा कि हमारे पास बस अड्डे पर बने रैन बसेरे में लोग ठहरे हुए हैं। तो क्योंकि रैन बसेरा जहाँ बनाया जाता है तो बस अड्डा या रेलवे स्टेशन यहीं उसके पास में बनाया जाता है। वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, ये प्रश्न नंबर 2 है। तो इसका उत्तर होगा वहाँ पीने का साफ पानी, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, चारपाई, शौचालय, अलमारी, प्राथमिक उपचार, टेलीविज़न आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारे क्षेत्र में बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पार्क, स्कूल, बारात घर या धर्मशाला आदि ऐसी जगह हैं जिन्हें सभी लोग मिलकर उपयोग में लेते हैं। अब आगे चलते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकान। हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है। भौगोलिक विविधता का मतलब है कहीं तो बड़े बड़े पहाड़, तो कहीं विशाल मैदान है, कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं मरुस्थल है। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के मकान। सबसे पहले बात करते हैं हम समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकानों की। अब देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। ये समुद्र तट के क्षेत्र का मकान है। इसके पीछे नारियल के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, नीला नीला समुद्र का पानी दिखाई दे रहा है, फिर ये किनारा है, यहाँ पे रेत है, और फिर यहाँ पर एक सुंदर सा प्राकृतिक सामग्री उपयोग किया हुआ एक मकान बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और इस प्रकार के दृश्य देखकर आपका भी मन करता हो कि हम भी ऐसे सुंदर से मकान में रहें। चलिए, जब आपको मौका मिले समुद्र के पास आप जाओ घूमने के लिए तो इस प्रकार के मकानों को आप और अच्छी तरह से देखना। तो भारत का मानचित्र हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसके 3 और समुद्र है। जो भारत का दक्षिण की तरफ का हिस्सा है उसके 3 और समुद्र है, और ऐसी ज़मीन जिसके 3 और समुद्र होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अतः हमारे देश के कई शहर व गांव समुद्र तट पर बसे हुए हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। जब पानी ऊंचा उठता है उसको लहर कहते हैं।
समुद्री तूफान भी आते हैं। यहाँ कभी कभी बरसात अधिक होने से बाढ़ भी आ जाती है। तो नीचे ऐसे ही समुद्र तट के किसी गांव के घर का एक चित्र दिया गया है, जिसको आपने अभी पहले देखा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कितना सुंदर और प्राकृतिक दृश्य है। लेकिन हम अभी आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना है, यहाँ मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। अब ये जो मकान आपने देखा, ये मिट्टी का नहीं बना हुआ है, इसमें लकड़ी का प्रयोग अधिक हुआ है। तो आप बताइए कि यहाँ यदि मकान को यदि मिट्टी का बना देंगे तो क्या होगा, सोचिए। इसका उत्तर होगा, यहाँ की दीवारें मिट्टी की बनी होंगी तो वे समुद्री तूफान और तेज़ बारिश में गिर जाएंगी। प्रश्न नंबर 2 है, इन मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक क्यों हुआ है। इसका उत्तर होगा, इन मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक इसलिए हुआ है क्योंकि वह हल्की होती है तथा आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त समुद्री तूफान आदि से बचाव में भी सहायक होती है। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं, अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा सकती है। ये भी एक पर्यावरण की दृष्टि से एक प्रश्न है कि जंगल कम हो रहे हैं, इसलिए लकड़ी के स्थान पर हम और क्या क्या सामग्री उपयोग में ले सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लकड़ी के स्थान पर कंक्रीट, सीमेंट, बालू के सरिया और ईंट पत्थर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, लकड़ी के स्थान पर कंक्रीट, सीमेंट, बालू और सरिया, ईंट पत्थर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों के मकान देखिए आप। ये भी पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और यहाँ भी आप मकान देखिए, इसमें लकड़ी का उपयोग किया हुआ है और ये मकान भी ईंटों का बना हुआ नहीं है। इसकी छत देखिए आप, छतें भी ढालू है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का मकान है। हमारे देश के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य है, यहाँ बर्फ़ अधिक गिरती है। तो यहाँ के मकानों की छतें भी ढलान वाली होती है। अगर ढलान वाली छतें नहीं होगी तो बर्फ़ के भार से मकान की छत टूट सकती है। वो ढलान वाली छत होगी तो बर्फ़ इस पर गिरेगी और फिसल कर नीचे चली जाएगी। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों वाला मकान हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके आप बताइए कि यहाँ के घर की छत ढलवां क्यों बनाई गई है। इसका उत्तर होगा कि इसके जो हमने ढलवां छत बनाई है, तो इसका भी एक कारण है। एक तो बर्फ़ इसका कारण हो गया कि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, और बर्फ़ सीधे ही अगर उस पर ढलवां छत नहीं होगी तो गिरकर उस छत को तोड़ देगी उस अपने भार के कारण से। तो बर्फ़ इत्यादि जो ऊपर गिरती है वो फिसल कर नीचे गिर जाए और बर्फ़ के भार से उसकी छत टूटे नहीं, इसलिए घर की छत को हम पहाड़ी क्षेत्रों में ढलवां बनाते हैं। एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ घर की छत ढलवां क्यों बनाई गई है। तो इसका उत्तर होगा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफान, तेज़ बरसात और समुद्री लहरों से बचने के लिए घरों की छतें ढलवां बनाई गई है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये मकान हमें सर्दी से कैसे बचाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लकड़ी कुचालक होती है, इसलिए इस पर गर्मी या सर्दी का प्रभाव कम पड़ता है। इस प्रकार यह सर्दी से बचाव में सहायक होती है, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्रों के मकान हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य को ढूंढिए। तो भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर तो ऊपर की तरफ है और उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण यानी नीचे ही नीचे
एक तरफ केरल है बाईं ओर और दाहिनी ओर तमिलनाडु है। इसमें आगे भारत का मानचित्र आएगा तो इसमें आपको इसका उत्तर अच्छी प्रकार से और बता देंगे। अब हम बढ़ाते हैं इस पाठ को आगे। अगला है बर्फ़ के मकान। अभी आपने देखा कि मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती। वहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जो रहते हैं वे बर्फ़ के घर बनाकर नीचे एक बर्फ़ से बने मकान का चित्र आपको दिखाएंगे, उसमें रहते हैं। उसे कहते हैं इग्लू। तो आप एक तो प्रश्न का उत्तर अब ध्यान रखिए, जो बर्फ़ के मकान बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे इग्लू। अब देखिए, आप बर्फ़ का मकान देखिए, ये चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है और इस बर्फ़ के मकान में ये बर्फ़ का ही घर बनाया जाता है और उसको कहेंगे हम इग्लू। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा? अभी तक इस पाठ में आपने क्या सीखा? मकान बनाने में अलग अलग सामग्री की आवश्यकता रहती है, ये हमने सीखा। मकान मौसम, आवश्यकता व क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। और तीसरा, रैन बसेरा बेघर लोगों के अस्थायी आवास होते हैं। अब आपको इस पाठ में 5 प्रश्नों के उत्तर और बताने हैं, फिर हमारा पाठ ये समाप्त हो जाएगा। अब पूरा पाठ आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, तो अब आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला है, आपके मकान में दीवारें बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा, हमारे मकान में दीवारें बनाने में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया और बालू आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, हमारा स्वास्थ्य, ये हो गया। प्रश्न नंबर 2, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में शुद्ध हवा, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आपके आसपास के क्षेत्र में किसी को मकान बनाना है तो उसे किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए और क्यों? इसका उत्तर होगा, मकान बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता तथा उच्च स्तरीय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हम मैदानी इलाके में रहते हैं, अतः यहाँ मकान बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया आदि का उपयोग करना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, अपने सपनों के घर का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। अब सपने, जिस प्रकार का आप सपना लोगे उसी प्रकार का आपको घर का वर्णन करना है। तो इसका एक उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, अपने सपनों के घर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, उसमें एक बड़ी रसोई होगी तथा बाथरूम होगा, इसकी उचित व्यवस्था होगी। नंबर 2, उसमें मेरे सहित घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरा होगा। नंबर 3, एक बड़ा आंगन होगा जहाँ धूप तथा हवा आती रहे। नंबर 4, उसमें वाहन खड़ा करने के लिए एक गैराज होगा। नंबर 5, उसमें मेहमानों के बैठने के लिए एक अलग से बैठक का कमरा होगा। और नंबर 6, ये दिखने में बहुत ही सुंदर होगा। तो ये आपके सपनों का घर ऐसा हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, अखबार में किसी बहुमंजिला मकान का विज्ञापन देखिए, इसका चित्र काटकर अपनी कॉपी में लगाइए और उसमें दी जा रही सुविधाएं अपनी कॉपी में लिखिए। बहुमंजिला मकान का चित्र तो हम पहले पाठ के प्रारंभ में आया था, हम वहाँ से इसको चित्र को देख लेंगे। और इसके उत्तर में हम ऐसे कह सकते हैं, पहले चित्र आ जाएगा, उसके बाद में लिखेंगे सुविधाएं। इस मकान में वाहनों के लिए पार्किंग बनी है, ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी है, मकान हवादार व भूकंप रोधी है। और इसमें जो चित्र मकान का देखेंगे, हम फिर से पाठ में पीछे की तरफ चलते हैं और पाठ के प्रारंभ में एक बहुमंजिला मकान का चित्र आया था। ये देखिए, ये चित्र आप इसमें बना सकते हैं। तो इस प्रकार का आप चित्र बनाकर और जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं आप उसमें लिख सकते हैं। और मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, इसको हम
अभी पाठ के अंत में इसको भी जोड़ देंगे। तो अभी आपके लिए अभी उसमें एक जोड़ते हैं चित्र को। तो हमारा एक प्रश्न इसमें आया था कि भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु को ढूंढिए। तो देखिए ये हमारा मानचित्र है और इस मानचित्र में ऊपर ही ऊपर ये जम्मू कश्मीर है और इसके बाद में यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है और फिर इस मानचित्र को हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए तो ये दक्षिण भारत आ गया नीचे वाला। तो इसमें ये इस तरफ जो बाईं ओर है ये तो केरल है और इसके दाहिनी ओर ये तमिलनाडु है। तो इस प्रकार से मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल, तमिलनाडु इसको हमने इसमें देख लिया। एक बार फिर से देख लिए, ये नीचे की तरफ केरल, फिर ये तमिलनाडु और ऊपर की तरफ इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये सामने दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ तरह तरह के घर ये पाठ समाप्त हुआ है। अंत में कहा गया है, घर हमें सर्दी, गर्मी व बरसात से बचाते हैं, तरह तरह के होते पर अपना फर्ज निभाते। घर हमें सर्दी, गर्मी व बरसात से बचाते हैं, तरह तरह के होते पर अपना फ़र्ज निभाते। तो घर अपना फ़र्ज निभा रहे हैं तो हमें भी अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। हमें बहुत मेहनत के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार फिर से देखिए, बर्फ़ का घर है, इसको इग्लू कहते हैं और ये पहाड़ी क्षेत्रों के मकान है। ये पहाड़ी क्षेत्रों के मकान है और देखिए ये लकड़ी के बने हुए हैं और इनकी छतें ढलवा है। अब यहाँ एक प्रश्न आया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पहले हो गया था, यहाँ घर की छत ढलवा क्यों बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ घर की छत ढलवा इसलिए बनाई गई है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फ़ गिरती है तो उस समय ढलवा छत के कारण से बर्फ़ जो मकान की छत पे नहीं रहती और फिसल के नीचे गिर जाती है, या वो ऊपर नहीं रहे फिसल कर नीचे गिर जाए, इसके लिए घरों की छत को ढलवा बनाते हैं। और इससे पहले एक समुद्र तटीय घर आया था। एक बार फिर से एक सुंदर से घर को आप देखिए और इस पाठ को हमने अच्छी तरह से समझा है, जाना है और इसलिए जो भी आपका घर बना हुआ है, आपके माता पिता ने बहुत मेहनत से उसको अच्छी तरह से बनाया है, उस घर को साफ रखना, स्वच्छ रखना ये आपका भी कर्तव्य है। तो आपको भी अपने घर को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में पूरा योगदान करना चाहिए।